अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लीनियर अलजेब्रा का जो मैंने रिसेंटली क्विज लिया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर, अंडर विच आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। हमें ये पता है कि जो वेक्टर स्पेस होती है उसमें दो ऑपरेशंस डिफाइन करके दिए होते हैं। एक वेक्टर स्पेस के लिए एडिशन हमें डिफाइन करके दी होती है, इसके साथ हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करके दी होती है। तो इनमें से हमें बताना है कि ये जो आर स्क्वायर है ना, ये वेक्टर स्पेस किन ऑपरेशंस के अंडर होगा। ये कुछ ऑपरेशंस आगे ऑप्शन में दिए होंगे। ऑप्शन नंबर वन में एडिशन को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि ये एक ऑर्डर पेयर है ए बी और ये एक ऑर्डर पेयर है सी डी। इनको ऐड इस तरीके से करना है कि ए को डी में ऐड किया हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट में ऐड करना है आपने, और जो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट में ऐड करके बी और सी बना देने। तो एडिशन इस तरह से डिफाइन की हुई है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपली ए को आपने ए से भी मल्टीप्लाई कर देना, बी से भी कर देना। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें आम तरीके से एडिशन डिफाइन की हुई है कि ए को आपने ए को सी में ऐड कर दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट में, और सेकंड को आपने सेकंड में ऐड कर दिया सिंपली। लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है ऑर्डिनरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की निस्बत, कि यहाँ पे जो भी स्केलर नंबर आए उसको हम जिस भी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करें, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ऑर्डर पेयर। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े, इस तरह की एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें डिफाइन करके दी हुई है। तीसरा ऑप्शन है भाई कि जब हम दोनों ऑर्डर पेयर्स को ऐड करें तो हमेशा हमें नल वेक्टर मिलना चाहिए, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डिनरी है। तो इन तीनों में से चौथी जो ऑप्शन थी वो नन ऑफ दीज थी। तो इनमें से हमने बताना है भाई किन दोनों ऑपरेशंस के अंडर ये आर स्क्वायर जो है ये वेक्टर स्पेस है। तो इनमें से कोई भी पॉसिबल ऑपरेशन नहीं है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसके मुताबिक हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सके। उसकी रीजन ये है कि इसमें ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज ये करेक्ट ऑप्शन है। उसकी वजह हम देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, उसके अंदर हमने ये एडिशन डिफाइन की हुई है इस तरीके से। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसे कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए था, कम्यूटेटिव ग्रुप। तो अब ये जो एडिशन का ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ए बी को जब सी डी में ऐड करते हैं तो ये ए डी और बी सी बन जाता है। लेकिन जब हम सी डी वाले ऑर्डर पेयर को पहले लिखते हैं और ए बी को बाद में लिखते हैं तो ये सी प्लस बी पहले आ जाता है और डी प्लस ए बाद में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो हम ये लिख सकते हैं कि एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है। तो इसीलिए पहले जो ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है वो वेक्टर स्पेस नहीं डिफाइन करता। सेकंड के अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि आपने अल्फा और बीटा ये दो कोई स्केलर नंबर लेने हैं। मतलब अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, तो उस सूरत में अल्फा और बीटा पिक करना है। कोई एक वेक्टर आपने पिक करना है जी वेक्टर स्पेस में से, और प्रॉपर्टी ये थी कि अल्फा प्लस बीटा को अगर इस V के साथ लिया जाए
तो ये अल्फा वी प्लस बीटा वी बन जाता है। तो अब ये जो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करके दी हुई है ना बी ऑप्शन के अंदर, वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करती। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए बी और अल्फा इंटू ए बी प्लस बीटा इंटू ए बी, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है, जबकि इसका रिजल्ट ये निकलता है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। इसी तरह सी ऑप्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी जो है, सी में भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू ए बी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरह से आम तरीके से डिफाइन की हुई है, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब मैं उसकी राइट हैंड साइड निकालता हूं तो उसमें रिजल्ट जो है वो नल वेक्टर आ जाता है, जो कि एडिशन में डिफाइन करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये भी उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसका मतलब है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस? सी ओवर सी, सी ओवर आर, सी ओवर क्यू या ऑल ऑफ दीज? अब यहाँ पर हमें एक रिजल्ट याद करना है कि अगर एक आपके पास वेक्टर स्पेस है V और एक हमें फील्ड दी हुई है, एक वेक्टर ये V सेट है और ये F सेट है। अगर ये जो F है, अगर ये F सब सेट होगा ना V का, तो उस सूरत में हमेशा V जो है, V अंडर F, ये हमेशा वेक्टर स्पेस होगी। इसी तरह कोई भी फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ भी वेक्टर स्पेस होगी। तो अब आप देखें C ओवर C की बात करें तो C चूंकि फील्ड है तो ये इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगी। C ओवर R की अगर आप बात करें तो R बीइंग अ सबसेट ऑफ C, ये वेक्टर स्पेस है। सिमिलरली Q जो है, ये बीइंग अ सबसेट ऑफ C, ये भी वेक्टर स्पेस है। तो D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारी की सारी जो है ये वेक्टर स्पेसेस हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ M2R? अब ये जो M2R है, ये बेसिकली मैट्रिसेस का सेट है। स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2, A B C और D, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर R लिखा होने का मतलब है कि ये जो चारों इसके एलिमेंट्स है A B C और D, ये सारे सेट ऑफ रियल से हम पिक करेंगे। तो ये हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 by 2 की मैट्रिसेस पड़ी हुई है और इसके चारों जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं कि पहला ऑप्शन है जी, W कंसिस्ट ऑफ दोज मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज 0। मतलब आपने इसका एक सबसेट लिया है जी W। अब W के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ दोज मैट्रिसेस, इसमें भी सारी की सारी मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं whose डिटरमिनेंट इज 0। और कंडीशन ये दी हुई है कि इन तमाम मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है। तो इसके बारे में पूछा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है कि W कंसिस्ट ऑफ दोज मैट्रिसेस सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A। मतलब वो वाली मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं जिनका अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो इटसेल्फ आ जाए। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। अच्छा, बोथ A एंड B
या नन ऑफ दीज। तो इसमें भी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। मतलब इसमें भी अब W जो है उसमें ये जिनका डिटर्मिनेंट 0 है वो वाली मैट्रिसेस अगर आप लें तो वो सब स्पेस नहीं बनाएंगी। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि जब हम दो ऐसी मैट्रिसेस लेते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स आपने ए और बी, ये डब्ल्यू से हमने चूज की हुई है, ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इसका मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट भी 0 होना चाहिए और बी का डिटर्मिनेंट भी 0 होना चाहिए। तो अब a प्लस बी जब आप करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये लाजमी नहीं है कि ये भी 0 आ जाए, ये लाजमी। तो इस वजह से ये आपके पास जो है ये सब स्पेस नहीं है। इसी तरह जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली कंडीशन है, ये भी यहाँ पर इसी तरीके से फिल नहीं होती कि अगर आप दो मैट्रिसेस ले लेते हैं और वो दोनों W से बिलोंग कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर जो है वो A के बराबर होगा और जो बी स्क्वायर है वो B के बराबर होगा। तो अब अगर आप A प्लस बी का स्क्वायर लेंगे तो अब ये लाजमी नहीं है कि ये A और B के बराबर आ जाए, ये लाजमी नहीं है। ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू A प्लस बी। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, बी भी नहीं करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नीचे कुछ इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इनको आप देख लें। इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर दो एग्जांपल्स देकर बताया हुआ है कि इनके डिटर्मिनेंट्स 0 हैं, लेकिन जब हम इनका सम करेंगे तो फिर वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इसी तरह बी की भी एक एग्जांपल देकर ये बात बताई हुई है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, उसका स्क्वायर आई आ गया, लेकिन अब इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी उसने एग्जांपल देकर बताई हुई है कि वो भी वायोलेट कर जाती है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं। मतलब यहाँ पर a0, a1, a2 अप टू सो ऑन an, ये सारे के सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो इसमें से भी आपने बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है ये इसकी सबस्पेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी W कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। मतलब W आपने एक ऐसा सबसेट ले लिया हुआ है V का जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल्स पड़े हैं जिनके कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं। सिमिलरली बी ऑप्शन में हमारे पास W ऐसा सेट है जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स हैं बट उनकी डिग्री जो है वो लेस और इक्वल टू 3 है। सी ऑप्शन में W हमारे पास पॉलिनोमियल्स का एक ऐसा सेट है जिसमें जो वेरिएबल t है उसकी पावर्स जो है वो इवन पावर्स हैं, ऑड पावर्स नहीं है उसमें शामिल। तो मजीद उसने कहा हुआ जी या इनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। मतलब इंटीग्रल कोफिशिएंट्स के जब आप पॉलिनोमियल्स लेंगे तो वो आपके पास सब स्पेस नहीं बनाएगी। मिसाल के तौर पे W is not subspace because scalar multiple of a polynomial does not belongs to W। सारी बात है, जो स्केलर नंबर आपने लेने हैं वो तो रियल नंबर आपने लेने हैं सब स्पेस देखने के लिए। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल में ये टी स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 3 है, एक इंटीजर है। टी का मल्टीपल -1 है, ये भी इंटीजर है। और यहाँ पे 5 है, ये भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब है ये W को बिलोंग लाजमी तौर पे करेगा। लेकिन जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 1/2 जो है वो फील्ड को बिलोंग करेगा और फील्ड यहाँ पर हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिया हुआ है, तो इसमें से मैंने 1/2 पिक कर लिया हुआ है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटीजर नहीं है, टी का कोफिशिएंट भी इंटीजर नहीं है, ये कांस्टेंट भी इंटीजर नहीं है, इसलिए ये W को बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, बाकी दोनों जो है कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 3। जब आप थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा वो आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री लेस और इक्वल टू 3 होगी।
इसी तरह अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी स्केलर नंबर से तो डिग्री पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें सब स्पेस वाले दोनों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। सिमिलरली जो इवन पावर्स वाले हैं तो उनको जब आप इवन पावर्स वाले दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक इवन पावर वाला पॉलिनोमियल होगा। और जब आप उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इवन पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें भी दोनों प्रॉपर्टीज सब स्पेस वाली फुलफिल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ आर एन। जी, W is the solution of homogeneous system AX is equal to 0 in n unknowns over R। मतलब आपने इस होमोजीनियस सिस्टम को जब सॉल्व करना है, अगर ए आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है जो एक्स है वो आपके पास इस तरह का कोई सोल्यूशन वेक्टर बन जाएगा और ये बिलोंग करेगा R3 को। तो n बाई n की मैट्रिक्स ले लेंगे तो एक n टुपल बन जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर आपने एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम लिया हुआ है। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे दोनों दोनों का सॉल्यूशन जो है वो सब स्पेस होगा और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाली होमोजीनियस सिस्टम, ये आपको पता होगा कि इस तरीके से हम इसकी सब स्पेस बनाते भी थे, ठीक है ना, जिसको हम उसकी नल स्पेस का नाम देते थे। तो इसका मतलब है कि ये उसकी ये उसका ये सॉल्यूशन दुरुस्त होगा, लेकिन Ax इज इक्वल टू बी। अब इसमें जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसमें जीरो शामिल नहीं होगा, मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसको ए को इस वाले ऑर्डर ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपके पास तो जीरो आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू बी। तो जबकि राइट साइड पे एक नॉन जीरो बी वेक्टर आपको दिया हुआ होगा तो इसका मतलब है ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही मैंने नीचे आर्गुमेंट लिखा हुआ है कि ऑप्शन बी जो है वो सब स्पेस नहीं है क्योंकि जीरो वेक्टर डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ सिस्टम। तो ये मतलब ये वाली चीज इसमें होल्ड नहीं करेगी। तो जब जीरो वेक्टर ही डब्ल्यू को बिलोंग नहीं करेगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो कभी भी ग्रुप नहीं हो सकता, तो इस वजह से वो उसकी सबस्पेस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है if u is a non-zero vector in R3 then span u is a straight line which always passes through origin, never passes through origin, may or may not passes through origin, none of these। तो ये R3 की जो सब स्पेसिस होती हैं वो टोटल होती हैं जी 4। एक उसमें जीरो आ जाती है, एक R3 इटसेल्फ आ जाती है, एक आती है जी ऐसी लाइन जो पासिस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि इसका चौथा जो है वो प्लेन पासिस थ्रू ओरिजिन होता है। बहरहाल इसमें हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछा हुआ है तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमेशा ओरिजिन में से पास होगी ताकि ओरिजिन उसके ऊपर लाई करे और नल वेक्टर जो है वो उसको इंक्लूड कर जाए। तो जीरो का होना उसमें जरूरी है ताकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बना सके। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ W is subspace of V then span of W is equal to W, span of W subset of W, span of W superset of W। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये बेसिकली एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ W is the subspace of V then span of W is equal to R is equal to W। क्वेश्चन नंबर 8 है let U and W be subspaces of a vector space V and U is equal to span of S and W is span of T, then U plus W is equal to span of S intersection T, U plus W span of S union T, U plus W is equal to span of S into T।
तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। Let U and W are subspaces of vector space V and U is equal to span of S and W span of T, then U plus W is always equal to span of S intersection T. Question number 9. Let U and W be subspaces of R3. Then direct product of U and W is equal to R3 is not true for फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी u इज इक्वल टू ए बी और थर्ड जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है और w जो है वो आपके पास है x कंपोनेंट 0 है और b c नॉन 0 है या 0 भी हो सकते हैं हम लोग क्योंकि b और c जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, लेकिन शर्त ये है कि पहला कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 है। तो इसको आप यूं भी राइट कर सकते थे कि u जो है वो बेसिकली क्योंकि इसका z कंपोनेंट 0 है तो ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन है, u इज एक्स वाई प्लेन और जो w है उसका x 0 है तो ये बेसिकली w है ये बेसिकली yz प्लेन है, yz कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा दूसरे नंबर पे बी ऑप्शन में भी वही u तो वही दिया हुआ है कि u जो है वो एक्स वाई प्लेन है और W जो है उसमें x और y दोनों 0 हो गए। तो दोनों 0 होने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है ये z एक्सिस के ऊपर है। तो बेसिकली इस केस में W हमें z एक्सिस दे दिया हुआ है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें u जो है इसमें तीनों कोऑर्डिनेट सेम है, x इज इक्वल टू ए वाई और z जो है ये तीनों आपस में बराबर है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। बेसिकली अगर हम यूं लिखें x इज इक्वल टू ए y इज इक्वल टू ए और z इज इक्वल टू ए तो आप ये राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो ये बेसिकली लाइन इन स्पेस होती है, स्पेस में जो लाइन है वो इस तरह दो इक्वेशन से आप इंडिकेट करते हैं। तो u जो है ये आपके पास एक लाइन है स्पेस के अंदर और w वही yz प्लेन है। तो इनमें से आपने बताना है जी कौन से u और w मिलकर R3 के डायरेक्ट प्रोडक्ट की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं R3 को। तो इसमें बोथ ए एंड बी की ऑप्शन भी दी हुई है लेकिन हमसे ये पूछा हुआ है कि नॉट ट्रू। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन ए जो है वो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है कि जो ए ऑप्शन में u और w हैं ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते। रीजन उसकी क्या है, वी नो दैट v is direct product of u and w if and only if u plus w is equal to v and u and w intersection जो है वो only जीरो वेक्टर को कंटेन करता है। अब ये आप आसानी से ज्योमेट्री को यूज करके बता सकते हैं कि जब हम फर्स्ट ऑप्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन और डब्ल्यू वाई जी प्लेन तो इसमें तो y दोनों y एक्सिस जो है वो दोनों में कॉमन आ गया। तो जब आप इनकी इंटरसेक्शन लेंगे दोनों की तो उस सूरत में फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन में u इंटरसेक्शन w जो है वो आपके पास पूरे का पूरा y एक्सिस आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। बट बी और सी के अंदर सिर्फ 0 ही इसमें कंटेन करता है, उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये नीचे भी मैंने ये रीजन लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है नॉन जीरो रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स इन एशिलॉन फॉर्म आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बोथ ए एंड बी। जब किसी मैट्रिक्स को हम एशिलॉन फॉर्म में लिखेंगे तो वो तकरीबन इस तरह से कोई मिलती जुलती शक्ल बनेगी। इधर आप a1 b1 c1 लिख लें, इधर a1 और b1 राइट कर लेते हैं, ये 0 ये 0 यहाँ पे c1। जब भी कोई भी मैट्रिक्स एशिलॉन फॉर्म में होगी
उसकी तीनों रॉज जो हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनमें से हमें बताना है जी लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन है। अच्छा, ये बात एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर आर एन में आप देखें तो अगर आपको जो दिए हुए वेक्टर है उनकी तादाद एन से ज्यादा है, बेसिकली अब ये सारे के सारे वेक्टर्स R3 में दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। बाकी दोनों ऑप्शन में 3-3 वेक्टर हैं, बट ये जो बी ऑप्शन है इसमें 0 वाला वेक्टर आ गया। तो जब नल वेक्टर आ जाए किसी भी सेट के अंदर तो वो वाला सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो बी ऑप्शन भी लीनियरली डिपेंडेंट है। सी ऑप्शन है बट नन ऑफ दीज की ऑप्शन भी है, तो इसीलिए सी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं 1 2 और -3, 1 -3 और 2, थर्ड रो बनेगी 2 1 और -5। जी, अब आपने इसको एशिलोन फॉर्म में चेंज करना है। जब हम इसको एशिलोन फॉर्म में चेंज करेंगे तो अगर जिस तरह पीछे हमने देखा है उस फॉर्म में ये आ जाता है, मतलब उसका रैंक जो है वो 3 के बराबर ही आ जाता है, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। तो फर्स्ट रो को सेकंड रो में से हम माइनस करते हैं, ये बनेगा 0, इधर -5 आ जाएगा, इधर जस्ट 5 आ जाएगा। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर देते हैं, ये 0 बन जाएगा। इस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके जब 1 में ऐड करेंगे ये -1 आएगा। इसको जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, ये 6 बनेगा, -5 में ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जी, अब यहाँ पर मजीद अगर हम इसको देखें तो 1 2 और -3 है, सेकंड रो को -5 पे डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा 0 1 और -1। फिर इसको थर्ड में ऐड करेंगे तो वो 0 0 हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखें भाई, ये वाली रो सारी की सारी 0 हो गई है, जिसकी वजह से ये तीनों भी लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सारे सेट्स जो दिए हुए हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेकनली ऐसे लिखा गया, नहीं जी, रॉन्स्कियन फाइंड नहीं कर सकते। रॉन्स्कियन का जो कंसेप्ट है वो आप फंक्शन वाली जो स्पेसिस है ना, वहां पर आप उसका कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पर रॉन्स्कियन वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते आप। इनको आप इसी तरह रिड्यूस ये एशिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सी नहीं आता बल्कि डी ऑप्शन आता है, ये रॉन्ग आंसर इसका लिखा हुआ है। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आपने रैंक निकाला है 3/3 मैट्रिक्स का और वो 2 आ गए, देन इट्स रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट। अभी पिछले सवाल में यही तो काम हमने किया है, उसमें हमने जब उसका निकाला है, क्या कहते हैं उसको, एशिलॉन फॉर्म में चेंज किया है, तो थर्ड रो तो 0 0 हो गई थी, तो रैंक उसका नॉन जीरो रोज की तादाद 2 थी, ठीक है ना। तो 3/3 मैट्रिक्स में जब आपके पास नॉन जीरो रोज की तादाद 2 होगी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ R3। इनमें से आपने बताना है भाई कौन सी इसकी बेसिस है और कौन सी नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको जब आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 1 1 1 और उसके बाद 0 1 1 0 0 1, ये चूंकि एशिलॉन फॉर्म में लिखी हुई है और इसमें सारी की सारी रोज ही नॉन जीरो है, तो इसका रैंक भी 3 है, तो ये फर्स्ट वन जो है ये तो बेसिस है इसकी। इसी तरह बाकी दोनों को इस तरह एशिलॉन फॉर्म में चेंज करके चेक कर सकते हैं। जैसे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में
इसको जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करेंगे 1 2 3 है और थर्ड रो बन जाएगी 2 -1 और 1। जी तो फर्स्ट रो को सेकंड में से माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 0 1 और 2। फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इधर -3 आ जाएगा और -2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करेंगे -1 आ जाएगा। मजीद हम ऐसा करते हैं कि जो सेकंड रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके निचली थर्ड रो में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 2 6 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये भी एशिलोन फॉर्म में आ गई और तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट है और इनकी तादाद भी 3 है तो ये बेसिस है, ये भी बेसिस है। इस तरह थर्ड को भी चेक कर लीजिएगा, उसको वेरीफाई आप खुद से करेंगे तो सी जो है ये आपको पता चलेगा, इसकी जो थर्ड रो है वो 0 बन जाएगी तो उस सूरत में ये बेसिस नहीं बनाएगी। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वेरीफाई आपने खुद करना है इसको। जी क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 और आयोटा एक सेट दिया हुआ है, ये आपने बताना 1 और आयोटा जो है यहाँ पे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये आपने बताना है कि किस सेट में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये ऑप्शन दी हुई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, फील्ड जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं जी। पहले हम इस वेक्टर स्पेस में चेक करते हैं इसको। तो इसमें जब आप स्केलर नंबर्स लेंगे तो वो जाहिर बात है बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर को। फिर आप इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे। 1 ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास a प्लस बी आयोटा और इसको आप रखेंगे 0 के बराबर। अब दोनों साइड्स पे आप कंपेयर करेंगे जी रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, तो a भी 0 आ जाएगा, b भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है फर्स्ट सेट में, लेकिन बोथ की ऑप्शन भी है। अभी हम इसको चेक करते हैं जी, सी को सी में चेक करते हैं। तो जाहिर बात है अब ए और बी जो है वो आपने कहाँ से पिक करने हैं, ए और बी ये आपने सी में से पिक करने, कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। तो अपनी आसानी के लिए मैं ए को पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा बराबर है 0। अब ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरे पास मौजूद है। अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ, बी को आयोटा ले लेता हूँ, तो इस सूरत में आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बी की वैल्यू भी आयोटा आपने पुट की और यहाँ पर भी आयोटा, तो ये 1 माइनस सॉरी प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि ए और बी जो है ये नॉन जीरो है, तो जब ए और बी 0 नहीं होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है ये सी के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट है और सी आर के अंदर ये linearly independent. It means A option is the correct option. Question number है जी 15. Two-dimensional subspace of R4 is spanned by. तो इसमें भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों के बारे में पूछा हुआ है कि क्या दोनों सही हैं। तो अब हमें पता है कि जो स्पैन करेंगी ना टू डायमेंशनल वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगी। तो फर्स्ट वन को हम चेक करते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेते हैं 1 1 -2 और 3। जी फर्स्ट रो को सेकंड में से अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, इधर -5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। जी आप चेक करें कि दोनों रोज जो हैं वो नॉन जीरो। मजीद इसको आप -3 से डिवाइड कर भी ले तो उसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर लें तो ये नॉन जीरो ही होंगी दोनों, तो इसका मतलब है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को अगर आप गौर से देखें
तो इसमें से अगर 3 कॉमन निकाल दें तो 1 -2 और 1 और -3 आएगा। सेकंड में से -2 कॉमन निकाल लें 1 -2 1 और -3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, एक दूसरे का ये स्केलर मल्टीपल है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे दोनों। बाकी आप उस तरह मैट्रिक्स की मदद से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी जाहिर बात है जब ये सेम आ जाएंगी 2 और 3 कॉमन ले लेंगे आप -2 तो ये नीचे वाली 0 बन जाएगी, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा ये टाइम खत्म होने वाला है तो आप अगेन से ना दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जब ये मीटिंग ऑफ हो जाए, उसी लिंक पर क्लिक करते हुए।